दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी परिवार में बहू के रूप में लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए, तो सिंपल सी बात है कि उस घर का पूरा परिवार विनाश हो जाएगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वाति रेड्डी की, जो 2017 में तेलंगाना के नागरकुलन में बहुत ही चर्चा में ये केस रहा था, जहाँ पर ये औरत अपने पति को मारकर कुछ ऐसे ठिकाने लगा देती है कि जिसका किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगती। और आगे चलकर जब इस केस का खुलासा होता है तो सभी की हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि इस घटना को अंजाम दिया गया था साउथ की एवडी फिल्म को देख करके। और ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस पूरी घटना को सुनने के बाद स्वाति रेड्डी के मास्टरमाइंड प्लान की दाद देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं विंते ज़रीन आप सबका आज की इस नई वीडियो में स्वागत करती हूं। कहानी शुरू होती है तेलंगाना के नगर कुर्नूल से, जहां पर एक रेड्डी परिवार रहता था और उसी परिवार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है सुधाकर रेड्डी। अब सुधाकर रेड्डी की शादी 2014 में होती है स्वाति रेड्डी नाम की एक लड़की से, जो कि आम मैरिज की तरह ही अरेंज मैरिज होती है। हालांकि सुधाकर रेड्डी पेशे से कारोबारी होता है, वहीं दूसरी ओर स्वाति रेड्डी पेशे से नर्स होती है। और ऐसे ही समय बीतने के बाद आगे चलकर इनको 2 बेबी होते हैं और एक लड़का और एक लड़की होती है। फिर आगे चल करके एक दिन अचानक से ही स्वाति रेड्डी को बैक पेन होना शुरू हो जाता है, और वह इतना ज़्यादा होता है कि जिसके चलते अब स्वाति रेड्डी को एक अच्छे खासे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ चुकी थी। और अब इसीलिए अच्छी खासी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ के जाने माने एक फिजियोथेरेपिस्ट राजेश नाम के व्यक्ति के पास उनका पति यानी कि सुधाकर रेड्डी अपनी पत्नी को ले जाया करते और खुद से लाया करते थे। और अब ऐसे ही समय बीतते बीतते आ जाता है 2017 27 नवंबर, और यह दिन सुधाकर रेड्डी का सबसे बुरा दिन साबित होता है, क्योंकि जब वह अपनी पत्नी के साथ कहीं पर जा रहे थे तो अचानक से ही रास्ते में सुधाकर रेड्डी के कुछ कारोबारी दुश्मन उस पर हमला बोल देते हैं। और काफ़ी मारपीट करने के बाद बेचारे सुधाकर रेड्डी के चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं, जिसके चलते सुधाकर रेड्डी का 99% से भी ज़्यादा चेहरा जल चुका होता है। और साथ में ही उसके बदन पर भी तेजाब के कारण काफ़ी घाव बन जाते हैं। हालांकि उसकी पति यानी कि स्वाति रेड्डी जैसे तैसे करके अपने पति सुधाकर रेड्डी को पास के ही अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जाती है। वहाँ ले जाने के बाद पहले तो अपने घर वाले यानी कि ससुराल वाले को कॉल करके बता देती है कि कुछ अनजान लोगों ने मेरे पति यानी कि सुधाकर रेड्डी पर हमला बोल दिया था, और काफ़ी मारपीट करने के बाद उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। फिलहाल तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ चुकी हूँ, अब आप लोग भी जल्दी से आ जाएं। अब ये बात सुन करके उनके घर वाले फ़ौरन दौड़े चले आते हैं, और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स उनका चेहरा देख करके उनके घर वालों को बताते हैं कि इनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जल चुका है और अब इसे ठीक करने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। और यह बात सुनते ही उनकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी भी हाँ कर देती है। फिलहाल तो शुरू में उनके चेहरे को साफ करके पट्टी करी जाती है और उनके पूरे चेहरे को पट्टी से ढक दिया जाता है। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी जिसके चलते बेचारा अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसके परिवार वाले, उनकी माँ उसको देखकर ऐसी हालत में बहुत ही बेचैन हो रहे थे। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक उसके परिवार को, उसके जानकार को यह पता था कि सुधाकर रेड्डी का एक ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जो कि अचानक से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे। पर बेचारे सुधाकर रेड्डी के परिवार वाले करे भी तो क्या करे। हालांकि उसके मन में सवाल तो अनेक थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, और इसका कोई सही जवाब दे सकता था तो वो था खुद सुधाकर रेड्डी, जिसकी हालत तो बहुत ही गंभीर थी। बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था, तो उससे पूछताछ अभी करना सही नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अब अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होने के बाद उसके परिवार वालों को के साथ उनका भाई सुरेंद्र रेड्डी भी हॉस्पिटल में आता है। उसने जो नोटिस किया था कि सुधाकर रेड्डी के नाम से जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो हाव भाव है, उसका जो एटीट्यूड है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व उसके भाई से मैच नहीं कर रहा था। और अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो वो सुरेंद्र रेड्डी को कोई बहरूपिया लग रहा था। पर अभी इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, यह कहना सुरेंद्र रेड्डी के लिए अभी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर अचानक से इतना बड़ा हमला हुआ है और उसी सदमे के चलते उसके व्यक्तित्व में कुछ हद तक बदलाव आ गए हो। यही सारे बातें सोचकर सुरेंद्र रेड्डी ने यह बात अभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। उधर उसका
उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है कि बेचारे को तो बोलने की हालत सही नहीं थी, तो खा कहाँ से सकता था। इसीलिए उसका भरण पोषण करने के लिए लिक्विड चीज़ें दी जाती थी, लाइक जूस वगैरह। फिर एक दिन उसकी माँ ने बहुत ही प्यार से मटन सूप बनाया और उसके लिए हॉस्पिटल लेकर आती है, जो कि सुधाकर रेड्डी का फेवरेट होता है। पर जब मटन सूप को नर्स के द्वारा सुधाकर रेड्डी को दिया जाता है तो सुधाकर रेड्डी ने उसे पीना तो छोड़ो, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया और नर्स को इशारे में ही समझाया कि वो एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है बल्कि वह एक शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन है, तो वह इस मटन सूप को कैसे पी सकता है। और वहीं जब यह बात उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो उसकी माँ के द्वारा बनाए गए मटन सूप को सुधाकर रेड्डी पीने से इनकार कर रहा है, तो उसके परिवार वाले हैरान रह गए और यही बात उसके घर वालों को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि उसका एक भाई होता है सुरेंद्र रेड्डी, जिसको पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था कि यह उसका भाई नहीं है, लेकिन अब सूप ना पीने की वजह से यह बात कंफर्म हो गई कि वो उसका भाई नहीं कोई और है, कोई और बहरूपिया है। और इसीलिए अब बिना किसी देरी के वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। फिर आगे सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस वालों को साफ शब्दों में समझाना शुरू किया कि जब से उसका भाई या फिर वो बहरूपिया उस घटना का शिकार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उसका व्यक्तित्व मेरे भाई के व्यक्तित्व की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको ही पता है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और उसकी कॉपी कोई भी इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता। फिर आगे उसने बताया कि मुझे इस बात का शक तो शुरू से ही हो गया था, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मुझे तब हो गई जब मेरे भाई ने यानी कि उस बहरूपिया ने उस मटन सूप को पीने से इनकार कर दिया, जबकि मेरे भाई को तो मटन सूप बहुत ही प्यारा था। और यहीं पर सुरेंद्र रेड्डी ने एक और अहम बयान दिया कि अगर सुधाकर रेड्डी के ऊपर कुछ अनजान लोगों ने अटैक किया था तो उसके खिलाफ उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी ने अभी तक एक भी कंप्लेन क्यों नहीं करवाई। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले को काफ़ी अजीब लग रहा था। अजीब इसलिए क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा केस पुलिस वालों के सामने सुनने को नहीं मिली थी और यह आज तक की सबसे अलग क्राइम स्टोरी रही है, जहां पर क्राइम करने के बाद कुछ अलग ही अंदाज में क्राइम को छुपाने की कोशिश करी गई थी। खैर, इसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। हालांकि सुधाकर रेड्डी की हालत तो बहुत ही खराब थी, इसलिए उस बहरूपिया सुधाकर रेड्डी से पूछताछ करना बिल्कुल भी सही नहीं लगा पुलिस वालों को। और अगर मान लो कि पूछताछ कर ली भी जाती है तो वह उससे हर सवाल का जवाब देने को तैयार बैठा होगा, क्योंकि कोई भी बहरूपिया किसी की जगह लेने से पहले उसकी हर एक जानकारी को लेकर ही बैठता है। और उसकी पत्नी से भी पूछताछ करना पुलिस वालों को ठीक नहीं लगा कि अगर इस साजिश में पत्नी शामिल हो तो वो आसानी से सच तो बताएगी नहीं। इसीलिए हमें कुछ अलग ही तरीके से इसकी सच्चाई को पता लगाना होगा। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद पुलिस वाले अब दो नतीजे पर आती है। पहला ये कि उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए और दूसरा ये कि उसका फिंगरप्रिंट। अब डीएनए टेस्ट में काफ़ी लंबा प्रोसीजर लग सकता था, वहीं दूसरी ओर फिंगरप्रिंट क्विकली इसका रिजल्ट दे सकता था। इसीलिए लेकिन सवाल था कि उसका फिंगरप्रिंट उठाया कैसे जाए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हिडन तरीके से ही उस बहरूपिये का फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है। और अब बारी थी सुधाकर रेड्डी के ओरिजिनल आधार कार्ड से उसके फिंगरप्रिंट को मैच करवाने की। और फिर मैच करवाया जाता है और मैचिंग करवाने के दौरान एक एरर आता है, फिंगरप्रिंट मिसमैच, और यहीं से उस हॉस्पिटल में एडमिट बहरूपिये का खुलासा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार यह व्यक्ति है कौन और सुधाकर रेड्डी के जगह क्यों लेना चाहता है, और असल में ओरिजिनल सुधाकर रेड्डी है कहाँ। अब इन सवालों के जवाब देगा कौन? तो असल में इन सवालों के जवाब देने वाली थी तो उसकी पत्नी ही, पत्नी स्वाति रेड्डी। अब उसके ऊपर इसलिए शक जा रहा था कि पुलिस वाले का, क्योंकि इस घटना के बाद उसने अभी तक एक भी कंप्लेन फाइल दर्ज नहीं करवाई थी और ना ही उसके चेहरे पर जरा सा भी शिकन देखा गया था कि उसके हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। उल्टा वो तो उस बहरूपिया का बहुत ही खास तरीके से ख्याल रखती आ रही थी। और अब शक की भी बुनियाद पर उस स्वाति रेड्डी को उठा लिया जाता है और अब शक्ति के साथ पूछताछ भी करी जाती है। और शक्ति से पूछताछ के बाद वो तुरंत में ही टूट जाती है, क्योंकि स्वाति रेड्डी कोई पेशे से क्रिमिनल नहीं थी। और टूटने के बाद फिर जो आगे पीछे की कहानी सुनाती है वो किसी मूवी के सीन से कम नहीं होता है। दरअसल 2014 में साउथ की एक फिल्म आती है येवाडू नाम से, और आई थिंक आप सभी ने इस फिल्म को देखा ज़रूर होगा। अगर नहीं देखा है या फिर आपको सीन याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको रिमाइंडिंग करवा देती हूँ ताकि आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। असल में होता यह है कि अल्लू अर्जुन अपनी प्रेमिका के साथ बस में फंस जाते हैं, जहाँ पर विलन के साथ उसकी फाइट होती है और बस को ही आग लगा दी जाती है, जिससे कि उसकी प्रेमिका और अल्लू अर्जुन जल जाते हैं। पर अल्लू अर्जुन बच
जाता है। हालांकि उसका चेहरा जल जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर एक सेल्जा डॉक्टरनी होती है और वहीं उसके चेहरे का ट्रांसप्लांट करती है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के दौरान सेल्जा अपने मर चुके बेटे रामचरण का चेहरा ट्रांसप्लांट कर देती है अल्लू अर्जुन के चेहरे से। आई थिंक अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। स्वाति रेड्डी ने बताया कि जब उसको बैक पेन होना शुरू हो गया था तो उसे अचानक से ही एक बहुत ही बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी और उसी समय के अंतराल में उसकी मुलाकात हो गई थी फिजियोथेरेपिस्ट राजेश से, जो कि अच्छा खासा एक फिजियोथेरेपिस्ट था और अब उसी के यहाँ वो ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी। और ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता गया और इसी समय के अंतराल में राजेश और स्वाति रेड्डी के बीच में अफेयर शुरू हो गया और अब दोनों मिलकर के जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन समस्या यहाँ पर यह हो रही थी कि जब तक वह इलाज करवाने के लिए राजेश के पास आ रही है तब तक तो वो बिंदास कुछ भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद वह आगे के जीवन में एक साथ कैसे बढ़ेंगे और यही सोच करके उसने एक बार को तो सोचा कि मैं अपने पति सुधाकर रेड्डी को डिवोर्स दे देती हूँ। हालांकि कोई रीजन नहीं था डिवोर्स देने का, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि रीजन तो कुछ भी नहीं है और अगर मैं कैसे भी करके डिवोर्स दे देती हूँ तो मुझे सारी उसकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर उसने डिवोर्स का प्लान भी कैंसिल कर दिया। फिर इसी दौरान उसने येवाडू नाम की फिल्म को देखा और उस सीन को, यानी कि जो चेहरे का ट्रांसप्लांट होता है, उस सीन को ना जाने कितनी बार देखा और यही देखने के बाद दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान बनाया था कि पहले तो दोनों मिलकर के सुधाकर रेड्डी को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद राजेश को सुधाकर रेड्डी का चेहरा दे देंगे, जिससे होगा यह कि लोगों की नज़रों में तो सुधाकर रेड्डी जिंदा रहेगा लेकिन स्वाति रेड्डी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए एक हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इसे कहते हैं सांप भी मार दो और लाठी भी ना टूटे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर दोनों ने मिलकर के एक तारीख को सेट कर लेते हैं कि हमें किस तारीख को इस घटना को अंजाम देना है और वो तारीख होती है 26 नवंबर 2017, क्योंकि वो संडे का दिन था और संडे को सुधाकर रेड्डी घर पे होता है और इसीलिए बड़े ही चालाकी और सावधानी से उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देती है और बेचारा वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है उसकी पत्नी यानी कि स्वाति रेड्डी अपने बॉयफ्रेंड राजेश को कॉल करती है और उसे घर पे बुला लेती है और घर पे आने के बाद दोनों मिलकर के एक रॉड से उसके सर पे बेरहमी से वार करना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो बेचारा बेहोशी की हालत में ही खत्म हो जाता है। और फिर बड़ी ही सावधानी से उसे बोरे में डाल करके वहाँ से महबूब नगर के जंगल में ले जाते हैं और जला करके वहीं दफन कर देते हैं। और उसके बाद अब तारीख आ जाती है 27 नवंबर 2017 और यह वो दिन था जब राजेश को अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देनी थी। यानी कि प्लान के मुताबिक यह सब करने के बाद अब राजेश को खुद से ही अपने चेहरे को तेजाब से जलाना था। हालांकि वो शुरू में मना करता है क्योंकि उसे भी पता था कि चेहरे पे पानी नहीं तेजाब डालना है, वो भी होशो हवास में, इसीलिए वो पहले तो मना करता है। लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि स्वाति रेड्डी ने उसे समझाया कि मैं पेशे से नर्स हूँ और मैं संभाल लूँगी सब कुछ, मुझे सब पता है कि कैसे क्या करना है। और फिर उसके चेहरे पे आराम से तेजाब डाला जाता है और उसके चेहरे को 30% जला दिया जाता है। कैन यू इमेजिन गाइस कि राजेश इस बात के लिए कैसे एग्री हुआ होगा कि वो होशो हवास में अपने चेहरे पे तेजाब को फेस करेगा। हालांकि चेहरे पे जब यह सब किया जा रहा होगा तो वो चीखा भी बहुत होगा। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं। ये सब करने के बाद उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और राजेश को अपना पति बताती है कि यह मेरा पति है और घर वालों को भी सारी वारदात बताती है और आगे की कहानी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखी है। लेकिन क्या आप इस बात को नोटिस किया कि अगर राजेश ने चुपचाप मटन सूप को पी लिया होता तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं और कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों हमारी वीडियोज़ आप सबको कैसी लगती है, आप सबको इस घटना के बारे में क्या कहना है, आप सब क्या सोचते हैं इस वारदात के बारे में, तो दोस्तों हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारा काम अगर आप सबको पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सकें। वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।